हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अपनी पढ़ाई बाई एके में सभी का स्वागत है। तो आइए आज की हम 25 मई की करंट अफेयर्स देखते हैं। 25 मई 2022। तो आज की करंट अफेयर्स जो है आज भी आपको बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो आप आराम से देखते रहिए और अच्छे से सीखते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है बच्चों? पहला प्रश्न है हमारा कि दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं। यानी दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं, तो इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, तो दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं आपके विनय कुमार सक्सेना। क्या कौन बने हैं? विनय कुमार सक्सेना जी बने हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, अगर मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें बच्चों, ठीक है ना, तो चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं यहाँ पे। पहला है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कि विनय कुमार सक्सेना अनिल बैजल का स्थान लेंगे। यानी कि अनिल बैजल इससे पहले कौन थे? अनिल बैजल थे, और इन्हीं अनिल बैजल का स्थान इन्होंने क्या किया है? ग्रहण किया है। ठीक है। अगला पॉइंट दिल्ली से है कि दिल्ली की स्थापना कब की गई? तो दिल्ली की स्थापना अनंगपाल ने की थी। किसने की थी? अनंगपाल ने। और ये कौन था? तोमर वंश का शासक था। कौन था ये? तोमर वंश का शासक था। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है आपका कि दिल्ली का राजकीय पशु क्या है? दिल्ली का राजकीय पशु क्या है? तो दिल्ली का राजकीय पशु है जो, वो कौन सा है? नीलगाय। क्या है? नीलगाय। उसके बाद अगला पॉइंट है कि राजकीय पक्षी क्या है दिल्ली का? तो क्या है? घरेलू गौरैया होती है। क्या होती है बच्चों? घरेलू गौरैया होती है। ठीक है, घरेलू गौरैया। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो चलते हैं आगे पॉइंट की तरफ। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि राजकीय इनका पेड़ कौन सा है। यानी राजकीय पेड़ की बात करेंगे तो गुलमोहर इनका राजकीय पेड़ है। अगर मैं राजकीय फूल की बात करूं तो अल्फाल्फा इनका जो पेड़ है वो राजकीय फूल है, सॉरी। उसके बाद मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली की स्थापना कब की गई? 1991 में दिल्ली की स्थापना की गई। अगर मैं बात करूं दिल्ली के लिंगानुपात की, तो दिल्ली का लिंगानुपात कितना है? 866 है। ठीक है ना, ध्यान रखना है। उसके बाद दिल्ली में जिलों की संख्या कितनी है बच्चों? 9 है। कितनी है बच्चों? 9 है। ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए देखिए, अगला पॉइंट है कि 1900 चलिए अगले देखें। 1956 में यह केंद्र शासित प्रदेश बना था। ठीक है, पहले ये क्या था? प्रदेश की श्रेणी में था। उसके बाद 1956 में ये क्या बना? केंद्र शासित प्रदेश बना। उसके बाद अगला पॉइंट है कि दिल्ली जो है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखेंगे यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग हवाई अड्डे की। किसकी बात करते हैं? हवाई अड्डे की। तो दिल्ली में कौन कौन से हवाई अड्डे हैं? तो 3 मुख्य हवाई अड्डे इनके हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा है पालम हवाई अड्डा। ठीक है, क्या है ये? पालम हवाई अड्डा है। और तीसरा है सफदरगंज हवाई अड्डा। तो ये 3 हवाई अड्डे दिल्ली में बहुत मुख्य हैं, और ये याद रखना, यहाँ से एक प्रश्न आपका पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग त्यौहार की, कि दिल्ली के अंदर त्यौहार कौन कौन सा है। जैसे रोशन आरा उत्सव मनाया जाता है, शालीमार उत्सव मनाया जाता है, और कुतुब मेला मनाया जाता है। ठीक है ना, तो ये दिल्ली के मुख्य त्यौहार माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। चलिए देखते हैं। अगला पॉइंट है पर्यटन स्थल का, कि पर्यटन स्थल क्या क्या है। देखो, दिल्ली में लाल किला है, जामा मस्जिद है, कुतुब मीनार है, इंडिया गेट है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं का मकबरा है। ठीक है ना, तो ये, और उसके बाद एक है लोटस टेम्पल। तो ये वहाँ के मुख्य पर्यटक स्थल हैं दिल्ली के, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगला पॉइंट है प्रमुख संस्थान, संसाधन नहीं, प्रमुख संस्थान हैं। ठीक है, प्रमुख संस्थान हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान केंद्र, ये भी दिल्ली में है। उसके बाद अगला पॉइंट है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, ये भी दिल्ली में है। उसके बाद अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, ये भी दिल्ली में है। उसके बाद केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान केंद्र, ये भी दिल्ली में है। ये 4 से 5 अनुसंधान संस्थान केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आप लिख लीजिएगा एक कॉपी में, और आप इनको याद कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आपका एग्जाम में 1 नंबर का बनता ही बनता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आगे चलिए,
आगे देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा, जापान में आयोजित क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की? तो आंसर होगा आपका नरेंद्र मोदी। यानी नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो हैं अभी, इन्होंने क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 की क्या की? अध्यक्षता की है इन्होंने। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, कि इनके आगे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो पहला पॉइंट है कि 2021 में यह सम्मेलन अमेरिका में हुआ था। ठीक है, तो याद रखोगे आप कि 2021 की अगर बात करें कि क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2021 में कहाँ हुआ था, तो आपका कहाँ पे हुआ था बच्चों? आपका हुआ था अमेरिका में। दूसरा है कि आयोजन स्थल 2022 का कहाँ रहा है? टोक्यो जापान। कहाँ रहा है? टोक्यो जापान में रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। उसके बाद क्वाड की फुल फॉर्म क्या होती है? क्वाड की फुल फॉर्म क्या होती है? तो क्वाड की फुल फॉर्म होती है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसे हिंदी में कहते हैं हम लोग चतुर्भुज सुरक्षा संवाद कहते हैं। ठीक है, क्वाड में सदस्य जो हैं वो भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। तो 4 यहाँ पर देश हैं जो एक दूसरे के लिए सुरक्षा की बात करते हैं, जो एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि अगर यहाँ पे जापान में ये हुआ है तो जापान की कुछ खास चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है ना। तो पहली चीज़ कि जापान किस महाद्वीप में है, तो आप याद रखेंगे एशिया महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? एशिया महाद्वीप में। ठीक है, अगला इसकी राजधानी कहाँ है, तो राजधानी इसकी कहाँ पर है? टोक्यो में। कहाँ पर है बच्चों? टोक्यो में। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसकी मुद्रा की, तो मुद्रा क्या है आपकी? येन। मुद्रा क्या है? येन। और टोक्यो किस द्वीप पर, कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है, तो होन्शु द्वीप है। कौन सा नाम है इसका? होन्शु द्वीप। तो होन्शु द्वीप पर ये टोक्यो जो है स्थित है। और आपको बता दूं कि टोक्यो इसका बड़ा शहर है। ठीक है ना, सबसे बड़ा शहर जापान का कौन सा है? टोक्यो है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इसके अन्य नाम क्या हैं, तो पहला कि सूर्योदय का देश भी कहते हैं, उसके बाद सुकुमार फूलों का देश भी कहते हैं, उसके बाद अगला नाम है कि पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व का। तो 3 नामों से इस देश को हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना है। और उसके बाद बात करेंगे अगले पॉइंट की तरफ, तो सबसे बड़ा शहर इसका कौन सा है? टोक्यो है। कौन सा है बच्चों? टोक्यो है। ठीक है, उसके बाद बात करें भाषा की, तो भाषा क्या है यहाँ पर? तो भाषा इनकी है राष्ट्रीय जापानी भाषा है जो बोली जाती है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद बात करें हम प्रधानमंत्री की, तो फोमियो किसीद यहाँ के कौन है? प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि जापान की संसद का नाम क्या है? तो जापान की संसद का नाम बच्चों, जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट। क्या है? डाइट। तो जापान की संसद का नाम डाइट है। ठीक है, चलिए तो 2 प्रश्न हमने कंप्लीट किए हैं और एक एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ हमने कंप्लीट किए हैं। तो आगे हम बात करेंगे तीसरे प्रश्न पर। ठीक है ना, तो तीसरा प्रश्न क्या है बच्चों? तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है, आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स बनाने वाला पहला राज्य क्या है? यानी ड्रोन फोर्स, यानी कि देखो ये ड्रोन फोर्स, यानी कि ड्रोन फोर्स बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? ठीक है ना, तो ड्रोन फोर्स बनाने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। कौन सा है बच्चों? उत्तराखंड है। ठीक है ना, चलिए तो ड्रोन फोर्स पूछा जाएगा कि ड्रोन फोर्स सबसे पहले, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि बाढ़ आती रहती हैं और वहाँ पर समस्याएं हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर रेस्क्यू करने की समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है ना, तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो ग्लेशियर्स हैं उससे समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो उत्तराखंड हमने पढ़ा बच्चों, तो उत्तराखंड के बारे में कुछ हम विशेष पॉइंट के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि आपका पहला पॉइंट है बच्चों स्थापना। तो कब की गई? आपकी स्थापना की गई 9 नवंबर 2000 को। और ये कौन सा राज्य बनाया गया था? 27वां राज्य बनाया गया। कौन सा बनाया गया बच्चों? 27वां राज्य। अगर मैं बात करूँ लिंगानुपात की, तो 963 लिंगानुपात है उत्तराखंड का। बात करूँ राजधानी की, तो देहरादून। और एक इसी को गैरसैंण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखना है गैरसैंण। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि उत्तराखंड में जिलों की संख्या कितनी है, तो कितनी है? 13। कितनी है? 13। मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो पुष्कर धामी। कौन है? पुष्कर धामी है। और जो कौन से हम 12 में आपके मुख्यमंत्री यहाँ पर बनाए गए हैं? कौन से बनाए गए हैं? 12 में मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, और जिन्होंने शपथ कब ली है बच्चों? शपथ कब ली है? तो शपथ की बात करेंगे तो 23 मार्च 2022 को इन्होंने अभी शपथ ली है। मार्च में जो अभी चुनाव हुए थे
5 राज्यों के, तो उन्हीं में इन्होंने पुष्करधामी, और ये कहाँ किस पार्टी से हैं बच्चों? बीजेपी पार्टी से हैं। किससे हैं? बीजेपी पार्टी से हैं, और इन्होंने वहाँ पर जीत धारण की। अगर मैं बात करूँ कि राज्यपाल, तो राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह है। राज्यपाल कौन है वहाँ के? गुरमीत सिंह है। ठीक है, अन्य नाम इसको क्या है? देवभूमि के नाम से हम इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? देवभूमि के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बच्चों कि इसके सीमाओं की, किसकी बात करूँ बच्चों? इसके सीमाओं की। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूँ सीमाओं की, तो सीमाएं क्या हैं इसकी? तो उत्तर में तो कौन लगता है? चीन, और पूर्व में नेपाल लगता है, और उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश लगता है। ये हमारा भारत का राज्य है, और दक्षिण में उत्तर प्रदेश इसकी सीमा से टच करता है। ठीक है, तो या आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा सभी को। सीमा वाले देश भी हैं, अगर चीन और नेपाल इसकी सीमा से टच करते हैं, और भारत के 2 राज्य हैं जो हिमाचल और कौन है? उत्तर प्रदेश, दोनों इसकी सीमा को टच करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अगला है राष्ट्रीय उद्यान, कि उत्तराखंड में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में ही स्थित है। ठीक है, अगर मैं बात करूं झीलों की, तो झीलों की बात कर लूँ बच्चों, झीलों की तो नैनीताल, ठीक है ना, ठीक है ना, ध्यान रखा, भीमताल, उसके बाद सातताल, उसके बाद नौकुचिया ताल, और उसके बाद शुका ताल, यानी कि ये यहाँ पर मुख्य झीलें पाई जाती हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बच्चों कि त्यौहार कौन कौन से हैं, तो त्यौहार जैसे गौचर मेला है, गंगा दशहरा है, माघ मेला है, कुंभ मेला है, अर्ध कुंभ मेला है, ये सभी के सभी त्यौहार कहाँ मनाए जाते हैं? आपके उत्तराखंड में मनाए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ नृत्य की, तो नृत्य कौन सा? लांगबीर, पांडवा, थाली जद्दा, तो ये तीनों जो मुख्य हैं, ये तीनों लोक नृत्य कहलाते हैं कहाँ के? उत्तराखंड के। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि इसके पर्यटक स्थल की, तो देखो बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, मानसरोवर, फूलों की घाटी, और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि फूलों की घाटी किसको कहते हैं? तो याद रखना है उत्तराखंड को। उसके बाद मसूरी, देहरादून, रानीखेत, ये इसके मुख्य क्या हैं बच्चों? आपके वो हैं, यानी कि पर्यटक स्थल हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, आगे बात करते हैं जनजातियों की, कि यहाँ पर मुख्य जनजातियाँ कौन सी हैं? जैसे जौनसारी, थारू, बुक्सा, भूटिया, ये 4 जनजातियाँ आप याद रखें, क्योंकि ये चारों जनजातियाँ एग्जाम में पूछी जाती हैं। जौनसारी, थारू, बुक्सा, भूटिया, ये उत्तराखंड की जनजातियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें संस्थान की, तो यहाँ पर कौन कौन से संस्थान हैं? एक तो बच्चों IIT है, IIT है जो रुड़की में पाया जाता है, आपको पता है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं इसको। और उसके बाद भारतीय वन अनुसंधान संस्थान केंद्र देहरादून में है, जिसको आप लोग क्या कहते हो? FRI के नाम से जानते हो। किस नाम से जानते हो? FRI के नाम से जानते हो। ठीक है ना, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हो, इसी को हिंदी में कहते हैं भारतीय वन अनुसंधान संस्थान केंद्र देहरादून। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये प्रश्न कंप्लीट हो गया बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया बच्चों? 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं। आगे हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि मई के सभी महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है ना, मई के सभी। चलिए, पहला है 1 मई। 1 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक या मजदूर दिवस मनाया जाता है। 3 मई को क्या मनाया जाता है? प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 4 मई को क्या मनाया जाता है? आपका कोयला खदान दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, और उसके बाद बच्चों 7 मई को मनाया जाता है विश्व एथलेटिक्स दिवस। विश्व एथलेटिक्स दिवस। 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, और 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, और 17 मई को दोस्तों मनाया जाता है विश्व दूरसंचार दिवस। विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 18 मई को मनाया जाता है विश्व एड्स वैक्सीन दिवस या अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस। अब याद रखोगे आप लोग, 3 तारीखें, एक 22 मार्च है, एक 22 अप्रैल है, और एक 22 मई है। तो 22 मार्च को तो क्या मनाया? जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। याद रखना है आपको। उसके बाद 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है, और 31 मई को तंबाकू विरोधी दिवस मनाया जाता है। तो ये थे आपके मई माह के सभी महत्वपूर्ण दिवस। तो आप इनको याद रखिए दोस्तों, और आगे चलते रहिए। अब हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ अपने। अगला प्रश्न है हमारा बच्चों 5, और ये प्रश्न है कि 12वीं
हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा आपका हरियाणा ने। किसने जीता है? हरियाणा ने। ठीक है, तो 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब हरियाणा ने जीत लिया है। तो हम लोग चलो बात करते हैं आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, कि पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है कि हरियाणा की टीम ने झारखंड की टीम को 2-0 से हराया। कितने 0? 2-0 से हरा करके जीत हासिल की। ठीक है ना, हरियाणा। अब ये भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा ने किसको हराया, तो आंसर होगा झारखंड। और कितने से हराया? 2-0 से हरा करके जीत हासिल की। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है आयोजन स्थल। आयोजन स्थल कहाँ था? इम्फाल में। कहाँ पर था? इम्फाल में। और ये कहाँ पड़ता है? मणिपुर, क्योंकि मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल में। ठीक है, संस्करण कौन सा था? 12वां संस्करण था, यानी कि यहाँ पर 12वां ये आयोजन हुआ था। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि अगर हरियाणा की बात हुई है तो हरियाणा महत्वपूर्ण पढ़ लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब की गई? 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना की गई। लिंगानुपात 877 है। राजधानी चंडीगढ़। जिलों की संख्या 21 है। लोक नृत्य क्या है? रासलीला, फाग नृत्य और घूमर, ये हरियाणा के क्या हैं? नृत्य हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट। चलिए आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? रविशंकर झा। कौन है? रविशंकर झा। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब आगे हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 6, और इस प्रश्न की बात करते हैं कि किस राज्य सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं की सुनवाई के लिए संभव पोर्टल लॉन्च किया? ये याद रखना है आपको, संभव पोर्टल। मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ कि संभव पोर्टल को किस राज्य सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं जो शिकायत करते हैं उनको दूर करने के लिए किसने किया है? तो आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश। कौन होगा आपका? उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, कौन होगा? उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश मुख्य देख लेते हैं बच्चों। तो मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1937 को की गई थी। अन्य नाम यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत के नाम से हम इसको उत्तर प्रदेश को जानते हैं। राजकीय पशु की बात करेंगे तो बारहसिंगा। राजकीय पक्षी की बात करेंगे तो सारस, जिसको क्रेन कहते हैं। राजकीय पुष्प की बात करेंगे तो पलाश। और राजकीय वृक्ष की बात करेंगे तो अशोक का पेड़। ठीक है, इतनी चीज़ें बताओ सभी को समझ में आई अच्छे से कि नहीं? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं यहीं से आगे। प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं? जैसे भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान केंद्र, कहाँ पर है ये? कानपुर में। कहाँ पर है बच्चों? कानपुर में। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे अगला है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर है? मेरठ में। भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर है? कानपुर। भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर है? कानपुर। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है? इज्जतनगर बरेली में। कहाँ पर है? इज्जतनगर बरेली में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान केंद्र, ये भी कहाँ पर? इज्जतनगर बरेली में। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? इलाहाबाद में। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद भारतीय विश्व विज्ञान, विश है बेटा, यहाँ पर क्या है? विश कर लेना। ठीक है, हाँ विश है। विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में। और राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर है? झांसी में। तो ये पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्य अनुसंधान संस्थान केंद्र थे जो हमने आपको कराए। इनको आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए अच्छे से, और ये डिटेल जानकारी के साथ हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य रासलीला, चरकुला, छोलिया और नौटंकी, ये उत्तर प्रदेश के मुख्य लोक नृत्य हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि वन्यजीव विहार की बात करते हैं तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पर है? चंदौली में। किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ पर है? ललितपुर में। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कहाँ पर है? मेरठ, मुरादाबाद वाला एरिया पड़ जाता है। ठीक है, तो ये मुख्य वन्यजीव विहार थे जो कि आपको याद करना है, जो कि एग्जाम में बार बार प्रश्न पे यहाँ से बनते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग बच्चों, आगे हम लोग बात करेंगे
कि जनजातियाँ की बात करेंगे तो थारू, बुक्सा, जौनसारी। उत्तराखंड की कुछ मिलती जुलती हमारे उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही कट करके कौन बना था, उत्तराखंड 2000 में बना था, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों कि उत्तर प्रदेश का किस में प्रथम स्थान है, किस किस में प्रथम स्थान है। तो देखो पहला है आपका कुल पशुधन, यानी कि पूछा जाए कि अगर कुल पशुधन भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो आंसर इज क्या होगा, उत्तर प्रदेश। क्या होगा बच्चों, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद होगा कि दुग्ध उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। बैंक शाखाएं सबसे ज़्यादा कहाँ, उत्तर प्रदेश में। डाकघर सबसे ज़्यादा कहाँ, उत्तर प्रदेश में। गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे, गेहूं में, यानी कि गेहूं उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर पूछा है प्रति हेक्टेयर तो पंजाब आंसर होगा। क्या होगा, पंजाब। लेकिन सबसे ज़्यादा गेहूं की बात करेगा तो कहाँ पर होगा बच्चों, उत्तर प्रदेश में। और गन्ना भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही उगाया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ हमने खास जानकारी दी थी आपको। चलिए आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ, ठीक है। भारतीय गैस एक्सचेंज IGX पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की पहली भारतीय गैस उत्पादक कंपनी कौन सी बनी है, यानी कि एक्सचेंज के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रोवाइड कर रही है। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, और इसी को शॉर्ट में कहते हैं ONGC, ठीक है ना। और ये कहाँ पर है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। कहाँ पर है बच्चों, नई दिल्ली में है। और याद रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ONGC है जो भारत की सबसे बड़ी तेल निकालने वाली कंपनी है, ठीक है ना। क्योंकि गैस, तेल ये सब का क्या करती है, निर्यात करती है भारत के अंदर, पूरे भारत को प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो वो इससे संबंधित हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं बच्चों। क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट कि ONGC की स्थापना कब की गई, तो 14 अगस्त 1956 को ONGC की स्थापना की गई थी। ONGC की फुल फॉर्म क्या है, जो आप जानते हो, जैसे इसको हिंदी में कहते हैं तेल और प्राकृतिक गैस निगम कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। लेकिन बात करेंगे इंग्लिश में, तो इंग्लिश में ये होगा इसका ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में। और उसके बाद MD और CEO कौन है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, रविशंकर जी हैं। कौन है, रविशंकर जी, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं बच्चों कि विश्व स्वास्थ्य सभा WHA, देखो एक होता है WHO और उसी के अंतर्गत ये वाली जो विश्व स्वास्थ्य सभा होती काम करती है, ठीक है। उसी से इसका निर्माण हुआ था, किसका, WHA का। इसे कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसे कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। क्या कहते हैं इसे, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना है दोनों मिलकर के काम करती हैं और इसके द्वारा ही ये चीज़ बनी है WHO, ठीक है ना। चलिए क्या कहते हैं, देखिए प्रश्न कह रहा है बच्चों, विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सभा में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की, ठीक है। किसने अध्यक्षता की, तो मनसुख मांडविया ने की। किसने की, मनसुख मांडविया ने की, जो कौन है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं, ठीक है। इन्होंने ही क्या किया, इसको सही किया। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, चलिए और आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, कि इसकी फुल फॉर्म वगैरह देख लेते हैं बच्चों। तो फुल फॉर्म क्या है, देखिए कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इसकी फुल फॉर्म है। इसको क्या कहते हैं, विश्व स्वास्थ्य सभा के नाम से जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जहाँ WHO का है वहीं पर इसका है। सदस्य ओवरऑल कितने, 194। और इसकी स्थापना कब की गई, 1948 में की गई। कब की गई बच्चों, 1948 में की गई थी। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ बच्चों। अगला प्रश्न है नमा कि फुटबॉल टूर्नामेंट इंग्लिश प्रीमियर लीग 2021-22, जिसे EPL कहते हैं बच्चों, का खिताब किसने जीता, ठीक है। तो ये आंसर होगा मैनचेस्टर सिटी के द्वारा। किसके द्वारा, मैनचेस्टर सिटी के द्वारा। चलिए तो इसके हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं बच्चों कि देखो क्या कह रहा है कि अपने आखिरी मैच में एस्टन विला को 3-2 से हराकर फुटबॉल टूर्नामेंट इंग्लिश प्रीमियर लीग जीता। और ये संस्करण कौन सा था बच्चों, 30वां संस्करण था। कौन सा था, 30वां संस्करण था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, हमारा ये आज की करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन है और ये 10वां क्वेश्चन है बच्चों। कौन सा है, 10वां क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे कहते हैं तमिल लिटरेरी गार्डन की लाइफ टाइम अचीवमेंट में पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया, तो कौन है, AR वेंकट चलपति। कौन है, AR वेंकट चलपति हैं, ठीक है, ध्यान रखना है इस पॉइंट को। तो AR ये जो कौन है, ये कौन थे इतिहासकार हैं, कौन है ये
इतिहासकार हैं और ये मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ के प्रोफेसर हैं। कौन है? मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ के प्रोफेसर हैं। ठीक है ना। तो आज की बच्चों हमारी जो करंट अफेयर्स थी यहीं तक है, और ये करंट अफेयर्स आपको आशा करता हूँ मैंने बहुत एक्स्ट्रा इफेक्ट डाल करके आपको बहुत अच्छी जानकारी दे करके आपको ये करंट कंप्लीट कराई है। तो आशा करता हूँ सभी बच्चे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है, तो आप करते रहिएगा। हम इसी तरीके से एक बेस्ट कंटेंट के साथ आपको पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत।